बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये प्रोग्राम मैं अपने घर से कर रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि मेरे घर में 4 लोगों का कोरोना जो है वो पॉजिटिव आ गया कोविड-19 और सिम्पटम्स जो हैं वो 7-8 लोगों में मौजूद हैं। मुझे खुद 2 दिन से बुखार की कैफियत है और जो कोरोना के सारे सिम्पटम्स हैं वो मैं उनको फेस कर रहा हूँ। और अभी क्योंकि हम 2-4 दिन के बाद दोबारा फिर टेस्ट करवाएंगे सारी फैमिली का, तो उसमें फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या सिचुएशन है। तो ये मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि हमने एहतियात बहुत ज़्यादा की है। हम ईद उल फितर पे किसी को मिलने नहीं गए, हमने ईद से पहले किसी किस्म की शॉपिंग नहीं की, हम कभी बाजार नहीं गए, 3 महीने गए हमने किसी दुकान के अंदर कदम नहीं रखा, हम इस घर के दरवाजे से बाहर नहीं गए। मैं सिर्फ ये अपने ऑफिस जाता था और ऑफिस से वापस आके हमने एसओपी बनाया हुआ था कि वहाँ ऊपर पीछे एक वॉशरूम है मेरे घर में, वहाँ से पूरा अपने आप को जो है वो कपड़े चेंज करके नहा के वायरस फ्री करके पूरा एसओपी पे अमल करके फिर हम घर में दाखिल होते थे। तो जितनी मैक्सिमम कोई कर सकता है केयर वो हमने की है। और इस घर से हम लोगों ने यानी बाहर से अगर कोई सामान भी आया तो 4 दिन 3 दिन बाहर पड़ा रहता था गैराज में या गाड़ी की डिक्की में, और उसके बाद उसको बाकायदा पहले बाहर साफ़ किया जाता था, उसके बाद फिर हम उसको घर के अंदर लेकर जाते थे। तो इतनी एहतियात तो हमने वो स्टैंडर्ड फॉलो की है जो चाइना में हमने सुना था लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो कोरोना है ये हमारे घर में आ गया और हमें इफ़ेक्ट किया है इसने। कुछ लोगों में सिम्टम्स मौजूद हैं और कुछ में मौजूद नहीं हैं, और जो है वो पॉजिटिव भी आ गए हैं 4 रिज़ल्ट। तो इस सिचुएशन का सामना आप सबको करना पड़ेगा। मैंने जिन डॉक्टर से बात की है उनके मुताबिक अगर आप किसी गार में या किसी जंगल में रहते हैं तो शायद आप बच जाएं, और आपके पास कोई चीज़ बाहर से, शहर से, किसी कस्बे से, किसी गांव से नहीं आती तो शायद आप बच जाएं, वरना ये वायरस आप तक पहुंचेगा, चाहे 2 दिन में पहुंचे चाहे 2 साल में पहुंचे, तो ये आप तक आएगा। तो आपने पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना, बल्कि इसके इलाज की तरफ जाना है। अस्पतालों की जो सूरत हाल है, मेरी जिन डॉक्टर से बात की उन्होंने कहा जी कोशिश करें कि अपना इलाज अपने घर में आप करें, आप हॉस्पिटल की तरफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, रुख ही ना करें। जो इस वक्त अस्पतालों की सूरत हाल है वहाँ पे तो ठीक आदमी जाके इस वक्त बीमार हो रहा है। तो जितना अपने आप को बचा सकते हैं, जितना डिले कर सकते हैं, जितना इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। ये भी प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे। पाकिस्तान के बड़े मकबूल तरीन लोग हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, उनका स्टेटमेंट था कि किसी को कोरोना हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, बुलाओ कौमी असम्बली का इजलास। उनको कोरोना हो गया खुद को। शेख रशीद अहमद साहब जो हैं उनको कोरोना हो गया, वो मुझे मिले थे ईद से पहले, वो कह रहे थे बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा, और वो बिल्कुल क्वारंटीन इन्वायरमेंट में थे शेख साहब, वो ज़्यादा इफेक्टिवली मूव नहीं कर रहे थे और ज़्यादा लोगों से नहीं मिल रहे थे, उनको भी हो गया। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, उनका भी पॉजिटिव आया। सलमान रफ़ीक साहब नून लीग से, सारा अफजल तारड़ साहबा, रुबीना अशरफ टीवी आर्टिस्ट और बहुत सारे मकबूल लोग जो हैं उनको कोविड-19 जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो ये पाकिस्तान में आएगा लोगों को। अब मेरी फैमिली में दर्जन भर लोग हैं जिनके साथ ये रिपोर्ट हो रहा है कि उनको हमें पता चला कि उनको कोविड-19 हो गया है। तो ये होगा, ये आप सबको होगा, बारी बारी होगा, और आपको इसमें से निकलना पड़ेगा हिम्मत करके। लेकिन आज एक दो चीज़ें बड़ी खौफनाक जो है वो डॉक्टर्स ने कही हैं। वो ये कह रहे हैं कि जुलाई और अगस्त में, ये तो हुकूमत ने पहले जो हुकूमत ने कहा वो मैं बता दूं आपको कि वो जुलाई के इख्तिताम पे और अगस्त के आगाज़ में पीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी इस वक्त जो है वो उसको पीक नहीं कह रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो पीएमए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त 35 लाख तो लाहौर में केसेज हैं और 2 करोड़ पंजाब में हैं, और बाकी तो फिर आप हिसाब लगा लें पूरे पाकिस्तान में कितने होंगे। इसमें केपी शामिल नहीं है, सिंध शामिल नहीं है, बलूचिस्तान और बाकी इस्लामाबाद शामिल नहीं है। तो वो कह रहे हैं 2 करोड़ केसेस पंजाब में और 35 लाख लाहौर में है, और डॉक्टर्स ने बड़ी डिमांड्स भी की हैं। यहाँ से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें डॉक्टर तारक साहब PMLN से, जरताज गुल वज़ीर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफाकी वज़ीर हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। आप तमाम का ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले इम्तियाज़ शेख साहब आपके पास इसलिए आ जाता हूँ कि एहतियात के ऊपर आप लोग बहुत जोर देते हैं सर। शेख साहब हमने तो बहुत एहतियात की है, और बहुत सारे ऐसे लोगों के मैंने आपको नाम गिनवाए जो बहुत शदीद किस्म की एहतियात कर रहे हैं, लेकिन ये वायरस फैलता चला जा रहा है। फैलता ऐसा लगता है कि आप इसको रोक नहीं सकते। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं इसको स्लो कर दें। जैसे हम 3 महीने बचे, अब जाके फंस गए, कोई अगर 2 महीने और बच जाए लेकिन वो जाके फंस जाएगा। तो शेख साहब क्या आपकी ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, आप इसको डील करने का तरीका बदलना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान, सबसे पहले तो हमारी दुआ है कि आप अल्लाह आपको सेहत दे, आपको घर वालों को, आपको।
ये जो वायरस का सिलसिला है ये अभी तक मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तरीक़ों से रिएक्ट कर रहा है। अभी तक इस पर कोई फाइनल अथॉरिटी ये नहीं कह सकती कि ये वायरस ये इस तरह बिहेव करेगा। बहुत से लोगों में अभी आप देखें लाखों लोग ऐसे हैं जो कि इस वायरस से गुजर चुके हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, एसिम्टोमेटिक हैं। तो मतलब और बहुत से लोगों को तकलीफ है, बहुत से लोग जान अपनी गंवा चुके हैं। तो ये मतलब मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ रिसर्च हो रही हैं और हर तरीके से हर वक्त नई खबर एक आ रही है कि ये भी है। कभी कहते हैं लंग्स में प्रॉब्लम है, कभी दर्द होगा, कभी बुखार होगा, कभी खांसी होगी, कभी कहते हैं डायरिया हो जाएगा, कभी कहते हैं पैर आपके उंगलियां नीली हो जाएंगी। तो मतलब इसके मुख्तलिफ पहलू नज़र आ रहे हैं, इसके मुख्तलिफ शेप्स नज़र आ रहे हैं। तो अब जो स्ट्रेटजी शुरू में थी यही थी कि जी लॉकडाउन करें, लोगों को घरों में रखें और सेफ डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहनाएं ताकि कम से कम हो। तो उसमें मतलब आपने देखा उससे कुछ फ़र्क पड़ा। लेकिन फिर ये जब से ये पूरे का पूरा माहौल खुल गया, ये जो पाकिस्तान में और ये केसेस जो मतलब जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो मतलब उस हिसाब से तो मतलब ये तो ईद के ज़माने के बाद से ही ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, जब रेल खुल गई, जब जहाज़ खुल गए, जब मॉल्स खुल गए, जब मतलब हर एक्टिविटी खुल गई और फिर लोगों ने भी उसमें वो कॉपरेशन नहीं की और वो दुकानदारों ने और जो हमारे ताजिर बरादरी के लोग हैं उन्होंने कमिटमेंट्स की लेकिन वो पूरी नहीं कर पाए। तो मेरा मतलब है कि हम लोग भी मजबूर हो गए। मतलब हम लोगों ने तो अपना रखा पूरा NCOC की मीटिंग में, NCC की मीटिंग में हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने मतलब जो शुरू से ही मतलब लीड कर रहे थे इस पूरे कोविड के अगेंस्ट एक वॉर समझे, यूँ समझ लें। तो मतलब वो भी मजबूर हो गए जबकि तमाम सूबे मरकज़ कह रहा सब चीज़ खोलें, लेकिन हम लोग बार बार कहते रहे थे कि ये होगा। लेकिन जो आपने बात की कि जी हाँ आपने तो एहतियात की फिर भी हो गया, तो मैं मतलब इसको फिर उस एंगल में लाता हूँ, कहीं ना कहीं से तो आया ना, किसी ने हिट किया। हो सकता है कि मतलब आपको पता न चला हो सकता है कि कोई इस तरह का कोई आदमी आया हो आपके पास, वहाँ से इस तरह की सूरत हाल हो गई है। ये भी तो हुआ है कि मतलब हस्बैंड एंड वाइफ घर में रहते हैं, हस्बैंड को है, वाइफ को नहीं हुआ, बच्चों को नहीं हुआ, बाकी पूरी फैमिली को हो गया। तो मतलब इस तरह के उसके मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं। लेकिन ये एक लिमिटेड लोग होंगे जो कहेंगे, लेकिन जो मतलब कॉमन सेंस भी कहती है, जो डॉक्टर्स भी कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, वो यही कहते हैं कि जितना इंटरेक्शन होगा ये बढ़ेगा। तो मतलब हमने तो कोशिश की रोकने के लिए, कहा कि इसको ना करें, कम से बतदरीज करें, इस वक्त टाइम नहीं है, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। NCOC और NCC मीटिंग में मतलब हमने अपना मौक़िफ़ रखा था, बिल्कुल रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लाया जा रहा है। गो कि अभी तक नंबर उस हिसाब से नहीं है, लेकिन हमारे टेस्ट भी नहीं हुए कि हमें पता चल सके। अब लाहौर की आप खबर सुना रहे हैं, पंजाब की खबर सुना रहे हैं, सिंध में भी यही हाल होगा, KP में भी यही होगा। हालांकि टेस्ट बहुत कम तादाद नंबर से शुरू करके हज़ारों तक पहुँचे हैं। 8-8, 9-9 हज़ार टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, पंजाब भी कर रहा है, बाकी सूबे भी कर रहे हैं। लेकिन 22 करोड़ की आबादी है और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें मतलब कितने लाखों लोग होंगे। अब अल्लाह करे इसका कोई हल निकल आए, इसकी कोई चीज़ निकल आए, लेकिन हमारी बात पे अगर अमल किया जाता तो एक प्रॉब्लम और भी है इम्तियाज शेख साहब, इसमें एक प्रॉब्लम और भी है। वो ये है कि एक लेबॉर्ट्री से आप टेस्ट करवाते हैं तो आपका रिजल्ट कुछ और आता है, दूसरी से आप करवाते हैं तो आपका रिजल्ट कुछ और आता है, गवर्नमेंट से आप करवाते हैं तो उसका रिजल्ट आपका कुछ और आता है। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, सीरियस। और ये मेरे बहुत सारे जानने वाले लोगों के साथ भी हुआ है। मैं जरताज जी मैं एक मिनट जरा जरताज साहब एक सेकंड में आपको थोड़ा सा जी फरमाइए। एक सेकंड मुझे दें आप प्लीज। इस टेस्टों के बारे में मैं आपको अभी से बता दूं, ये टेस्ट जो है सिंध गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट के टेस्ट ना कहें आप, ये टेस्ट हम लोग आगा खान से भी करवाते हैं, ये हम इंडस हॉस्पिटल से भी करवाते हैं, ये मतलब साउथ सिटी से भी करवाते हैं, वहाँ से भी गवर्नमेंट ही करवाती है। ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मतलब प्राइवेट तरीके से होते हैं, ये गवर्नमेंट जहाँ से भी लेबॉर्ट्रीज क्योंकि शुरू में नहीं थी तो बाकी मुख्तलिफ जगहों पर भी गवर्नमेंट ही भेजती है सैंपल्स। तो मतलब ये कहना कि गवर्नमेंट के लेबॉर्ट्री से सैंपल्स में पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव वहाँ से आता है, तो ये नहीं है। ये वायरस में कोई प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है वो हमें नहीं पता। इस बात का कोई प्रॉब्लम तो है ना, एक जगह से आप करवाते हैं रिजल्ट कुछ और आता है, दूसरी जगह कुछ और आता है। हो सकता है इस वायरस में कोई प्रॉब्लम हो, सैंपल्स लेने में मुमकिन है कि इस वायरस के अंदर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम हो कि ये वायरस जो है वो आपको डिसीव कर देता हो, ये मुमकिन है। लेकिन मुझे जरा जरताज गुल वजीर साहब ये बताएं कि जब तक आपने सख्ती रखी हुई थी तो हमारे घर में जो सख्ती हुई थी वो हमारे काम आ रही थी। जब से आप लोगों ने सख्ती खत्म की है तो हमारे घर का मार्शाल्लाह भी हमारे काम नहीं आया। हमारे घर में भी, यानी मैं अपने घर की बात नहीं करता, बाकी लोगों की भी बात करता हूँ
कि जो लोग एहतियात कर रहे हैं वो भी बेचारे फंस जाते हैं जब आप गवर्नमेंट की वो सख्ती उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं होती तो। थैंक यू खान साहब। सबसे पहले तो अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को और तमाम जितने भी पाकिस्तान और दुनिया में लोग इस वायरस का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इम्यूनिटी दे, हिम्मत दे, ज़िंदगी दे। अभी जब 725 के करीब ज़ायरीन मेरे हलके में थे, ताफ्तान के बाद सबसे पहला क्वारंटाइन मेरे हलके डेरा गाजी खान में बना था, तो उसमें मैं एक फैमिली से मिली। उनके पेरेंट्स को जो था वो वही ताफ्तान से वायरस वो लेकर आए थे और उनके साथ उनके 5 छोटे बच्चे थे और आखिरी बेटी उनकी 2.5 साल की थी और वो उनके साथ तकरीबन 14 दिन उसमें रहे जो क्वारंटाइन था, लेकिन उन बच्चों को नहीं हुआ। सो बिहेवियर, इलाका और इम्यूनिटी, चाहे हर्ड इम्यूनिटी हो चाहे पर्सन स्पेसिफिक हो, वायरस का अभी तक कोई एज सच डिटर्मिन नहीं हो सकता। जारी बात है WHO अब ये कहने पर मजबूर हो गई है कि पेंडेमिक के बजाय ये एंडेमिक में चेंज हो सकता है और जब एंडेमिक में चेंज हो जाए तो लिवेबल कंडीशंस में चाहे आप हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करें, लिवेबल कंडीशंस हों, इन द एंड यू हैव टू लिव विद इट और कोशिश करें, स्लो डाउन करने की कोशिश करें। आपने कहा कि जिस शुरू में कोशिश गवर्नमेंट ने, देखिए खान साहब मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जहाँ पे आपको STPI ये कह दे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर इंस्टीट्यूशन वाइज काम करता हो, जो ये कह दे कि अगर आपने 1 महीना मजीद लॉकडाउन किया तो 9 लाख के करीब छोटे कारोबार बिल्कुल पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएंगे और उन छोटे कारोबार के ऊपर डिपेंडेंट लोगों की रोजी रोटी कहाँ जाएगी। इसी तरीके से अगर 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है तो उसमें मजीद 2.5 करोड़ लोगों का इजाफा हो चुका है और फिर वहाँ पे क्या लिमिट है, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इन द एंड तो जो बड़े ममालिक के जो ज़्यादा जिनके पास कैपेसिटी भी ज़्यादा थी, जिनके पास हमारे से हालात भी बेहतर थे, प्रोग्रेसिव भी हमसे ज़्यादा थी, उनकी इकॉनमी हमसे भी बहुत स्ट्रांग थी, वो तब भी इन द एंड आके लॉकडाउन को नरमी की खातिर आ ही गए। तो हमने जो SOPs थोड़े नरम किए हैं, देखें फिर बार बार वही बात है कि हमने वो तैयारी करनी थी। तो मैं ज़रा खान साहब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देना चाहती हूँ और इस अपील के साथ लोगों के साथ कि देखिए अल्लाह का वास्ता, अगर हम आपको कोई तैयारी, आपको गवर्नमेंट बता रही कि हमने तैयारी की, बट इट डज नॉट मीन कि आप SOPs के ऊपर अमल ना करें, क्योंकि आप अगर मास्क नहीं पहनेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो आपको अगर वेंटिलेटर्स पे जाना पसंद है तो ये तो बहुत आखिरी हद है। अगर आप SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो आपको 14 दिन क्वारंटाइन हुआ पड़ेगा। तो ये मैं ज़रा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हूँ कि इस अरसे में हम लोगों ने जो कुछ थोड़ी बहुत तैयारी की और उसमें जो अभी आपने कहा कि माशाल्लाह आपके घर में कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है, उनका समझ सिम्टम्स बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन अब उसके लिए अच्छी खुशखबरी ये भी है ना कि 31,000 के करीब पाकिस्तान में लोग जो है वो सेहतियात भी हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जिनकी इम्यूनिटी बेहतर है तो हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना, ज़रूर SOPs पे अमल कराना है, शऊर देना, लेकिन पैनिक क्रिएट नहीं करना। इन द एंड कि आपने खुद तो कहा है कि हमने इसके साथ रहना, इन द एंड सबको होना तो है। वेंटिलेटर्स पे मरीजों की तादाद 306 है, ऑक्सीजन पे मरीजों की तादाद 879 है और जो कोरोना के मरीजों के लिए पाकिस्तान में हम लोगों ने हॉस्पिटल इन 90 दिनों में या 70 दिनों में बनाए वो 742 हैं और जो वेंटिलेटर्स की तादाद है वो 3,345 है। लेकिन हमने जो मखसूस स्पेशली कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बनाए हैं वो 1,316 के करीब हमारे वेंटिलेटर्स है और 4 जो है वो पहले वो थे टेस्टिंग की लैब थे, लेकिन अब माशाल्लाह से 100 के करीब हो चुके हैं। बट स्टिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो SOP है या नेशनल कमांड एंड कंट्रोल का जो पूरा एक डिसीजन है कि हमने कोरोना वायरस से भी लोगों को बचाना है, लेकिन हमने गुर्बत से भी लोगों को मरने नहीं देना, क्योंकि 25 करोड़ के करीब अवाम आगे आने वाले लॉकडाउन में दुनिया में कहत से मर सकते हैं, अमवात हो सकती है। ये नेशनल फूड इंटरनेशनल WHO नेशनल फूड प्रोग्राम कहता है, तो हमने दोनों पे ही अमल कराना है। तो बस उसमें यही गुजारिश है कि इन द एंड एहतियात से हम स्लो कर सकते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, अल्लाह करे कि इसकी वैक्सीन जो है वो आ जाए। जी ठीक है, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अभी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, उनकी तबीयत नासाज है, वो वीडियो पे होना था उनको लेकिन वो ऑडियो पे आए हमारे साथ, और डॉक्टर साहब का भी कोरोना जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आया उनका टेस्ट में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, पहले तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए।
और सबको सेहत अता फरमाए जो भी इस वबा के अंदर फंस गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कितनी सीरियस हो गई है कि आप तो अच्छे खासे मोहतात आदमी हैं, बहुत सारे मोहतात लोग मजीद हैं, उन तक अगर ये वायरस पहुंच गया है तो ये कौन सी स्टेज है, हम कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपकी नेक ख्वाहिशात का। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि चंद हफ्ते पहले मैंने आपसे बात की और हमने कच्चे मिल के किसी एक जगह पे जाना था, लाहौर। तो आपने मुझे ये कहा था कि जो SOPs मैं अपने घर में फॉलो करवा रहा हूँ, अगर मैंने उसे वॉयलेट किया तो मैं दूसरों को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, और बड़ी स्ट्रिक्ट SOPs बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। तो अब देखें, जो आपने बताया, अल्लाह ताला आपके लिए भी और घर वालों के लिए भी बहुत आसानियां पैदा करें। यकीनन ये एक ऐसा इशू है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद ख़ास तौर पे वो लोग, मैं, आप, जो फैमिली के बड़े हैं या सरबराह हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के किसी न किसी हवाले से उन्हें वो मजबूरी के तहत घर से बाहर निकलना पड़ता है। देखिए, सबसे खतरनाक, अभी जो आपने सारी डिस्कशन की, मैं टेक्निकल एक दो बातें आपसे करूंगा कि सबसे खतरनाक लोग वो हैं जो कैरियर्स हैं वायरस के और एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उन्हें कोई ऐसे आसार नहीं है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जो कोरोना से मुतासर लोगों को होती है। कोई बुखार है, खांसी है, नज़ला है, इस तरह की कोई चीज उन्हें नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरह इन लोगों से जब आप रूटीन की लाइफ में मिलते हैं तो जाहिर है इंसान जो है वो रिलैक्स होता है कि ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी है। वो लोग सबसे खतरनाक हैं। अब उनका कसूर नहीं है, उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो वायरस के कैरियर्स हैं। तो लिहाजा मैं तो अब ये कहूँगा कि अब एहतियाती तदाबीर में आपको ये सोचना है कि जिस शख्स से भी आप मिले, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ये कैरियर हो सकता है। पहली बात तो ये है, और उसको ध्यान में रखते हुए आप एहतियाती तदाबीर करें। दूसरी बात जो आपने टेस्ट के हवाले से की कि किसी लैब से कोई पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा आज किसी ऐसे शख्स से इनकाउंटर होता है जैसे जो कैरियर है वायरस का, और मैं उससे वायरस लेता हूँ, मैं इन्फेक्टेड होता हूँ आज, तो अगले 3 दिन, कम से कम 3 दिन मेरा टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। ये ध्यान में रखें कि 3 से 4 दिन लगते हैं टेस्ट को पॉजिटिव आने में। वो एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर अगले दिन मैं टेस्ट कराऊंगा, आज मैं एक ऐसी इन्वायरमेंट में गया हूँ जहाँ पे कोरोना था, अगले दिन, उससे अगले दिन टेस्ट नेगेटिव होगा, तो वो फॉल्स नेगेटिव होता है। तो ये कम से कम जितने लोगों को भी खतरा है कि वो किसी ऐसे फर्द से मिले हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो कम से कम 3 दिन वेट करने के बाद टेस्ट कराएं, ताकि जो रिपोर्ट है वो हतमी रिपोर्ट हो। तो ये तो टेक्निकल बात थी। दूसरी बात, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ जी कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर के बावजूद अगर आप इससे नजरदा आजमार नहीं हो रहे, तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? ये दोबारा वही बात है जो हम पहले दिन से कर रहे हैं, जब से ये वायरस पाकिस्तान को इसने हिट किया है, कि बैठ के इसकी कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, कोई हिकमत अमली बनाएं। मुझे इस बात से कि वायरस कितना फैला, किस तरह फैला, लॉकडाउन हुआ, कितना मौसर हुआ, नहीं हुआ, उसके बाद क्या बातें, क्या ऐलानात होते रहे, वो सब बातें हम डिस्कस करते रहे। लेकिन एक बात जो इंतहाई अफसोसनाक है कि अभी तक इस तमाम तर वबा के बावजूद हम कोई मुश्तरका हिकमत अमली, कोई संजीदा बैठक पाकिस्तान में नहीं हो सकी, जिसमें हुकूमत हो, जिसमें अपोजिशन हो, जिसमें माहिरीन बैठे हो, जिसमें और स्टेक होल्डर्स हो, और पूरी कौम देखे कि ये हमारे वो लोग हैं जिनको हमने वोट दिया, कोई गवर्नमेंट में है, कोई अपोजिशन में है, कोई हमारे इदारे हैं जिन पाकिस्तान की दाखिली सलामती उनके जिम्मे है, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, वो सब एक छत के नीचे बैठ के यकसू होके इसका कोई ऐसा हल, कोई ऐसी SOP जिसके ऊपर अमल दरामद हो सके, वो नहीं हो सका। टॉक शोज में आप उसमें नाकाम रहे ना, उसमें नाकाम रहे। डॉक्टर साहब, यू आर राइट। मैं इस इशू को ब्रेक के बाद इसके ऊपर हम बात करते हैं कि नेशनल लेवल की कोऑर्डिनेशन जो है वो हमें नजर नहीं आई। दुनिया का सबसे बड़ा इशू था, दुनिया का सबसे बड़ा इशू था, और दुनिया के सबसे बड़े इशू के ऊपर हमें पाकिस्तान के अंदर कौमी सतह के ऊपर एक कोऑर्डिनेशन और यकसुई नजर नहीं आई, अनफॉर्चुनेटली। ब्रेक लें, वापस आते हुए बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप बराह रास्त देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम। मैं एक दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ ताकि फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। नंबर एक तो ये है कि इंस्टीट्यूट है एक ICAP, ये अकाउंटेंट्स का है, वो उसकी एक डिग्री है, उसके लिए ये एग्ज़ाम्स होते हैं इनके हर साल। तो ये लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में इसके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, और ये इम्तिहान जो है वो अब लिया जा रहा है 22 जून 2020 को, आज से कुछ दिनों के बाद, और शादी हॉलों के अंदर ये लिया जाएगा। इसके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे से रब्ता किया है, वो ये कह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ देहातों में और मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, हम लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में आएंगे,
हमारे पास अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएंगे, फिर हम यहाँ पे कहाँ रहेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे टाइम गुजारेंगे। एक हफ्ता हमने रोज़ाना एग्ज़ाम देना है, रोज़ाना अपने शहरों से हम आएंगे या यहाँ पे रहेंगे, वो भी फैसला होना है। और उसके बाद हमने जो एग्ज़ाम देना है यहाँ पे, उसमें भी हमें शादी हालों में जहाँ पे इकट्ठे होना है, वहाँ किसी को खांसी आएगी, किसी को छींक आएगी और 10 चीज़ें हो सकती हैं। तो ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें शदीद खदशात हैं कि इस साल हम इफ़ेक्ट हो जाएंगे, तो हमें हुकूमत कोई इसका हल निकाले। नंबर 2, जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इदारे, वहाँ पे जो बायोमेट्रिक पूरी दुनिया में ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये किया कि 4 मरतबा बायोमेट्रिक होगी ताकि ये पता चले कि कोई बंदा काम कर रहा है या खिसक के अपने घर चला गया है। तो वो जो 4 मरतबा बायोमेट्रिक होगा, वो भी एक लोगों को आप वायरस के सामने ला के खड़ा कर रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए और इसके ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए। स्पेशली ये जो तालिब इल्मों के इम्तिहान हो रहे हैं ICAP अकाउंटेंट्स के जो है, उसके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो दे। अच्छा, एक चीज़ और है इम्तियाज़ शेख साहब, जिस पे हम बात कर रहे थे कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि सारे एक सिमत में चल रहे हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ आई है, लेकिन इसके बावजूद कोऑर्डिनेशन का खतरा है और एक गैप है। इसमें मैं अर्ज करता चलूँ, जिस वक्त ये शुरू हुआ तो सिंध ने सबसे पहले लीड ली थी और 26 फरवरी को जब पहले केसेस रिपोर्ट हुए थे तो चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने इसका नोटिस लिया। उसके बाद उस पर टास्क फोर्स बनी और फिर उसके बाद डेली की बुनियाद पर इस पर काम हुआ। उन्हीं दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ऑफ़र की थी प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान को, जनाब इमरान खान साहब को, और कहा था कि जी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लीड करें, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ये इंटरनेशनल वबा है और पूरे मुल्क में पूरा मुल्क इससे सफ़र करेगा, तो आप लीड लें, आप इसका आगे बढ़ें और करें। लेकिन यकीन रखें, मार्च की 15 तक, मिडल ऑफ द मार्च था, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन यही आसपास डेट थी, उस वक्त तक कोई जवाब नहीं आया। और फिर जब जवाबात आने शुरू हुए तो मतलब ऐसे थे कि जैसे मतलब मुखालिफों को साथ रवैया होता है वैसे ही था। हालांकि कौमी एक वबा है, एक ऐसी वबा है जो कि पूरा मुल्क, पूरी दुनिया इससे मुतासिर है, तो मतलब उस पर भी मतलब वो न किया गया और उस पर तनकीद की गई, मुख्तलिफ चीज़ें की गई और कोई कॉपरेशन नहीं किया गया। काम तो ये गवर्नमेंट का था ना, ये काम तो प्राइम मिनिस्टर का था। अपोजिशन ने तो हाथ बढ़ाया, बाकी अपोजिशन ने भी इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इन्होंने हाथ थामा नहीं किसी का। उन्होंने मतलब इस मसले पे अकेला उन्होंने डील करने की कोशिश की। फिर लाजमी है, फिर सिंध ने अपनी पॉलिसी बनाई और फिर लॉकडाउन की तरफ गए। हमारी सोच थी, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स, जो कि बाद में दूसरे सूबों के डॉक्टर्स ने भी उसकी तायद की, लोगों ने भी तायद की, और आपने हाल अभी देख लिया, उस पर अमल न करने का भी देख लिया है आपने। तो मतलब हमने अपनी पॉलिसी की, फिर इल्ज़ामात लगे, फिर वफाकी वज़रा साहबान हमारे पास पहुँचे कराची और हमारी कोशिशों को सबोटेज किया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, उसके बाद फिर मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि जी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपको फॉलो करेंगे, आप लीड लें। फिर NCOC बनी, फिर NCC बनी और मतलब फिर वो काम शुरू हुआ। अब मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि हम अपनी मौक़िफ़ ज़रूर रखते हैं उसमें, हम कभी इख्तलाफ राय भी होता है और कभी हम नहीं चाहते। ख़ासतौर पर ये लॉकडाउन के हवाले से ट्रेन खोल दी गई, जहाज़ चला दिए गए और मॉल्स खोल दिए गए, हमने इसकी मुखालफत की थी। हमारे वज़ीर आला ने उस NCC की मीटिंग में मुखालफत की थी, लेकिन जब पूरे पाकिस्तान में उसका फैसले हुए और प्राइम मिनिस्टर ने फैसले किए बाकी सूबों ने, तो हम मतलब उनके साथ चल पड़े और मतलब हमने उनको खदशात से भी आगाह किया था कि इसका नुकसान होगा, इसका आप देखिएगा SOPs चाहे कितने भी सख्त कर लें लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाएगा और मतलब उस पर उसका रिपरकशन आएगा। लोग अंदर हैं, इसको बतदरीज करें, इसको ग्रेजुअल करें, लेकिन वो हुआ नहीं इस तरह। ट्रेनें भी खोल दी गई, जहाज़ भी आ गए, मतलब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी खोल दी गई, मतलब मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी खोल दी गई, मतलब पूरा मुल्क खुल गया। फिर ईद के ज़माने में तो पूरा सब खुल गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी इस तरह के अहकाम आ गए। लेकिन अब मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि मतलब इसको हम साथ मिलकर ही कर सकते हैं। आइसोलेशन में कोई सूबा नहीं कर सकता। हमने किए थे इक़दाम आइसोलेशन में किया क्योंकि हमें फेडरल गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिली, वहाँ से कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन नहीं हुई। लेकिन पुरानी बातें गुजर गई। अब NCOC में ये तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं और मुतफ़िका फैसले होते हैं। राय हर कोई रखता है लेकिन फैसले मुतफ़िका होते हैं। ठीक है, हमने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर लीड करें, हम उनके साथ हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो है, आज जरदारी वज़ीर साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जुलाई और अगस्त की शुरुआत जो है वो इस पेंडेमिक की पाकिस्तान में पीक होगी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो PMA के डॉक्टर्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ तो पीक हो चुकी है, आप अभी और पीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अस्पतालों में तो जगह नहीं है,
आप किसी भी हॉस्पिटल में, लाहौर में चेक कर लें, मुल्तान में चेक कर लें, सराउंडिंग में गुजरावाला आप चले जाएं, अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है और वहाँ पे अब मरीजों को नहीं ले जाया जा सकता। तो इस सिचुएशन में जब पीक आ जाएगी आपके बकौल, तो उसकी क्या तैयारी है हमारे पास? खान साहब देखें, दुनिया भी इस वबा से लड़ रही है और बड़े इकोनॉमिकली साउंड और बड़ी प्रोग्रेसिव और डेवलप कंट्रीज़ भी न वहाँ पे आपको पीपीज़ मिलते हैं, न मास्क मिलते हैं वेंटिलेटर्स के ऊपर। और जारी बात है, जब जहाँ पे लाखों के लिहाज से किसी मुल्क में लोग इफ़ेक्टेड हो तो वो तो ऐसा ही होता है और वैक्सीन है नहीं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया इससे लड़ रही है। और पाकिस्तान अपने हिस्से की कैपेसिटी बिल्डिंग, मैंने आपको शुरू में तमाम हॉस्पिटल्स की और वो तैयारी बता दी। लेकिन ये कि जहाँ तक नेशनल कोऑर्डिनेशन की है तो उसमें तो देखिए ऑलरेडी तमाम चीफ मिनिस्टर्स, तमाम हेल्थ मिनिस्टर्स और ऑलमोस्ट हेल्थ मिनिस्टर 3 तो खैर से एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं, चाहे वो फेडरल के हैं, चाहे वो सिंध के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं। तो वहाँ पे सीएम्स, तमाम सीएम्स का मिलना, तमाम प्राइम मिनिस्टर का चेयर करना, हेल्थ मिनिस्टर्स का वहाँ पे बैठना, तो एनसीसी और एनसीओसी में मुराद अली शाह साहब हों या कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, तमाम बातें बड़े गौर से सुनी जाती है और उनके ऊपर अमल भी किया जाता है। और मुराद अली शाह साहब अभी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेख साहब ने कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ही वज़ीर आज़म आते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बाहर आके उन्होंने बिलावल भुट्टो को ही जवाब देना होता है। तो वो फिर एनसीओसी की या एनसीसी की बात नहीं आती, वहाँ पे फिर सियासत आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो ऑफ़र की थी लेकिन हमारे साथ नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी मदद नहीं की। मैं ज़रा मदद बताना चाहती हूँ। बिलावल साहब भी हर रोज़ कहते हैं और इनके वो स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं कि आज तक हमें क्या दिया है फेडरल गवर्नमेंट है। ये अगेन ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। 5.5 खरब का जो है वो सिंध का बजट है हेल्थ का, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन मैं ज़रा कुछ बता दूँ कि वफाक ने इनको क्या दिया है। वफाक ने इनको 78,000 टेस्टिंग किट्स दी है, 30,000 N95 मास्क दिए हैं, 1.5 लाख के करीब हिफाजती सूट पीपीईज दिए हैं, 30 लाख के करीब जो है वो सर्जिकल मास्क दिए हैं और 27 अरब एहसास कैश प्रोग्राम से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिंध के लोगों को दे चुके हैं। बट इन द एंड फिर भी मैं यही समझती हूँ कि देखें, जो मैंने पहले कहा कि मुल्क हमने खोलना है, क्योंकि इन द एंड कितने देर आप लॉकडाउन करेंगे उसकी कोई टाइम लिमिट क्या कोई दे सकता है? कोई टाइम लिमिट नहीं दे आपने ये देखना ना कौन सी चीजें जरूरी हैं। जरताज, आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करने का मौका दीजिए, बच्चों का एग्जाम लेना जरूरी है? मुझे अभी भी मैसेजेस बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। जो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की या फिर आपने किसी भी उसकी बात बताई है, देखें मैं तो यही समझती हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर से शफकत महमूद साहब ने बड़े अच्छे डिसीजन लिए हैं। सबसे पहले स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ही बंद हुई हैं, हमने बच्चों को महफूज किया है और ऑनलाइन सिस्टम है। और ये मैं मानती हूँ कि बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन सिस्टम उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे और इस प्रोग्रामों पे, ऑनलाइन सिस्टम पे इसके ऊपर इसलिए तवज्जो देनी पड़ेगी कि इन द एंड फ्यूचर जो है वो इसी साइंस में, इसी टेक्नोलॉजी के अंदर है। हमें अब इसी के अंदर ही एक्सेल करना पड़ेगा ताकि लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर बैठ के जो अच्छा सिलेबस पढ़ता है वो डेरा गाजी खान के अंदर एक गांव में बैठा हुआ बच्चा भी वही पढ़ ले। तो हमें नहीं, लेकिन देखें ना, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ देहातों से जहां पे भी वायरस नहीं फैला वहां से बच्चे आएंगे और वायरस लेकर वापस जाएंगे। बात करूंगी, गवर्नमेंट क्या ये रिस्क ले सकती है इस वक्त? लोगों को फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कराना, हजारों बच्चों को, मैं इसके बारे में जानना चाह रहा था। वो तो जी बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि मैं इसके ऊपर आपको, क्योंकि कल कैबिनेट की मीटिंग भी है तो शफकत महमूद साहब भी आएंगे, तो मैं ये जो आपका मसला है मैं वहाँ पे ये जरूर रखूंगी और इसका मैं जरूर आपको इसको जरूर ये पॉइंट आप उठाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसका कोई अच्छा हल निकल आए। मैं आप कुछ इम्तियाज शेख साहब कहना चाह रहे हैं, आप कह लें, फिर मैं डॉक्टर साहब को मौका देता हूँ ब्रेक के बाद। देखिए जी, जरताज गुल साहिबा ने जो बात की, ये जो सामान देने की बात की, ये तो एनडीए मैंने सामान दिया है, ये तमाम सूबों को मिलना है, ये सिर्फ सिंध पर कोई मेहरबानी नहीं की गई। और जो बिलावल भुट्टो साहब ने बात की थी सही कही थी, और अभी तक वो सामान जो है, और बहुत सा सामान जो है डायरेक्ट दे दिया गया, सिंध गवर्नमेंट को बताया भी नहीं गया, कुछ गवर्नर हाउस में दे दिया गया। लेकिन ये जो तादाद बता रही है, इसमें बहुत सा सामान बाहर से एज अ एड आया है, इनको मदद की मिली। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गवर्नर हाउस वाले सामान क्या सिंध का हक नहीं है? और मतलब हमें तो बताया ना कि कितना खर्च किया है उन्होंने, हमें पूछने का हक रखते हैं
कितना खर्च किया इन्होंने, पैसे किधर गए, बाहर से इतनी इमदाद आई वो किधर गई, हमें तो नहीं मिली। हमने तो कहा था कि हमारे एक अस्पताल बना दे अच्छा बड़ा। सुप्रीम कोर्ट या अदालत आपसे पूछे कि आपने कितना खर्च किया तो आपको भी बताना पड़ेगा अदालत में। हम बिल्कुल बताएंगे। हम 8 अरब का राशन बताया ना, वो 1 अरब पे कैसे पहुंचा, और एक्सपायर राशन था सिंध के अंदर, उसका भी बताएं। हम राशन 1 अरब का था, राशन सुप्रीम कोर्ट में उसकी पेशी हुई, सुप्रीम कोर्ट में तमाम डिटेल्स दे दी गई जिस तरीके से दिया गया, और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया गया है, और वो शनाख्ती कार्डों तक लोग मौजूद हैं। इस तरह नहीं है कि मतलब ठीक है, चलिए आप मुझे कहने के ब्रेक ले लें। मैं एक्चुअली थोड़ा सुनने में भी लेट आ रहा है, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी क्विकली। एक ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे इन चीजों पर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पीक तो अभी आना है बकौल गवर्नमेंट के, और डॉक्टर जो दिखा रहे हैं चेहरा वो तो बड़ा भयानक है इस वक्त हॉस्पिटल का और पेंडेमिक का। तो आज से महीने के बाद हम कहाँ खड़े होंगे? अगर जुलाई के इख्तिताम पे, तकरीबन 1.5 महीने बाद जुलाई के इख्तिताम पे और अगस्त के शुरू में खान साहब कह रहे हैं कि इसकी पीक बनेगी, तो जब इसकी पीक बनेगी तो पाकिस्तान कहाँ पे होगा सर उस वक्त? अभी तो हम फुल तो अभी हो गए हैं, कैपेसिटी तो अभी हमारी कोलैप्स कर रही है। इमरान साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और मेरे लिए जो सूरत हाल की मंजर कशी आपने की है कि पीक और उसके बाद जो मरीजों की तादाद है उसमें सत्ता का इजाफा तो बिल्कुल ही मैनेजेबल ना रहे, ये इंतहाई तशवीशनाक है। लेकिन उससे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल वही है जो उससे पहले मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ कि यहाँ पे काफिला लूटने का इतना दुख नहीं है जितना दुख इस बात का है कि एहसास ज़या ही नहीं है। हम लोगों में वो बात अभी तक आ नहीं पा रही, अभी भी सिंध की, और हम उसी में फंसे हुए हैं। वजीर साहबा ने अभी भी बात की, सिंध को हमने ये दिया, ऑटोनॉमी है, फलां है, सिंध को। देखिए पाकिस्तान के तमाम सूबे डॉक्टर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। जी शेख साहब आप कंटिन्यू कर लें यहीं से मामला, क्योंकि यू आल्सो बिलोंग टू अपोजिशन, तो फिर आपका मौक़िफ़ जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मतलब आप बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैंने जरताज गुल साहबा को भी यही कहा कि अभी तक मतलब इसी माइंड सेट में है फेडरल गवर्नमेंट। शेख साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तहरीक इंसाफ की ग़ालिबन मेरी लाइन आपकी आवाज़ आ रही है? और जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें प्लीज। जी तो मैं आपको एक आखिरी बात सुना के अपनी बात का इख्तिताम कर दूंगा। इमरान साहब के अहमद फराज साहब से किसी शख्स ने पूछा पाकिस्तान के बारे में और कि मुल्क के आगे हालात क्या होंगे, और ये सवाल करने के साथ साथ उसने एक इंतहाई खौफनाक मंजर पेश किया जिसमें उसने कहा जनाब जिसमें दहशतगर्दी, गुर्बत और बेरोजगारी और खुदा न खास्ता बात खाना जंगी तक और लड़ाई और मारकुटाई तक ले गया। उसने कहा मुझे तो ये नजर आ रहा है। तो अहमद फराज साहब ने कहा कि मुझे इससे भी ज्यादा खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है। उसने कहा कि इससे ज्यादा खौफनाक सूरत हाल क्या हो सकती है? तो फराज साहब ने कहा वो ये हो सकती है, ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। ये सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो समझे या ना समझे, लेकिन जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है ये अगर इसी तरह चलता रहा तो ये सबसे ज्यादा खौफनाक सूरत हाल है कि रोज टॉक जी ठीक है हो रही है। आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया, सबका मौक़िफ़ आ गया, लेकिन मैं ज़्यादा एक बात कह दूं कि बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये वायरस हमें समझ नहीं आ रहा, इस पेंडेमिक की दुनिया को समझ नहीं आ रही, साइंटिस्ट जो है वो सर पकड़ के बैठे हैं। लेकिन एक बात बतौर मुसलमान हमें सबको पता और हमें समझ है कि हमारा रब हर चीज़ पे कादिर है, वो जब चाहे इसको ख़त्म कर सकता है। तो अपने रब से रुजू जो है वो हमें लाजमन करते रहना चाहिए और लगातार करने चाहिए, हर सांस के साथ करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।